नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं क्रमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ जिले में एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से खबरों में लगातार बना हुआ है और सत्ता पक्ष को छोड़ करके हर राजनीतिक दल के लोगों ने या फिर सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने सभी ने उस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुद्दा है महेंद्रगढ़ जिले को एनसीआर से बाहर करने का। यह खबर जब से चली है तब से लगातार जो प्रतिपक्ष के नेता हैं या सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा कहां से चला? जो सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर आए थे चर्चा में, आज वो खुद हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्हें इस बात की खबर लगी कि महेंद्रगढ़ को एनसीआर से बाहर किया जा रहा है, और यदि महेंद्रगढ़ एनसीआर में अभी हाल में था तो महेंद्रगढ़ को क्या फायदा था, और अगर इसको बाहर कर देंगे तो महेंद्रगढ़ को क्या नुकसान होगा। क्योंकि बहुत से लोगों की हमने देखा है कि यह कहना है कि महेंद्रगढ़ एनसीआर में रहा तो महेंद्रगढ़ को क्या बेनिफिट हुए एनसीआर के, और यदि नहीं रहेगा तो क्या नुकसान होगा। तो इस बात के बेसिक को समझने के लिए आज हम इसी बात के बेसिक को समझने के लिए आए हैं, और हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम गोमला जी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से महेंद्रगढ़ जिले को एनसीआर का फायदा मिलने वाला है और किस तरह से महेंद्रगढ़ को यदि बाहर किया जाता है तो उसका नुकसान हो सकता है। जो एनसीआर ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसने 2041 का जो प्रारूप बनाया है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम गोमला जी है। सबसे पहले गोमला जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक नमस्कार जी। जिस प्रकार से गोमला जी एनसीआर की बात है, सबसे पहले हमने देखा कि आप ही इस मुद्दे को लेकर के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आए थे। लोगों के पास इस बात की कोई चर्चा नहीं, पहले किया जा चुका था, उसको बाहर करने की जो बात है वो सबसे पहले आप लेके आए। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपको इस खबर का कैसे पता चला। पहले तो मैं क्रमवीर जी ये बताना चाहूँगा कि मुद्दा ये ठीक है कि मेरे मुंह से पहली बार निकला जी, लेकिन सैकड़ों शुभचिंतक हैं हमारे जिले के, जो जिले के भलाई की सोचते हैं और इस पर गहन मंथन कर भी रहे हैं, उन्होंने किया भी है जी। ये ठीक है कि ये आज से 10-12 रोज पहले जब केंद्रीय मंत्री जी ने ड्राफ्टिंग की उद्घोषणा की, उसको जारी किया, तो जो ही मैंने इसका मनन किया तो मुझे लगा कि जिला महेंद्रगढ़, भिवानी और दादरी के साथ एक बड़ा अत्याचार होने जा रहा है। तो अगर हम इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा जी। हम जिले के वासी हैं, जिले के प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं और इस विषय के बारे में हमें जानकारी है तो उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इन्हीं बातों को लेके हमने आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाई है, और आज ये जिला महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी में ये मुद्दा सबकी नॉलेज में आ चुका है जी। लगभग लोग इसके लिए अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप भी बनता जा रहा है। कारण है इसका, क्योंकि एनसीआर में जब शामिल किया गया था तो उम्मीद जगी थी कि भाई महेंद्रगढ़ को जो पिछड़ापन का ठप्पा लगा हुआ है, जो कहते हैं कि भाई महेंद्रगढ़ पिछड़ा जिला है जी, तो एक उम्मीद थी कि अब एनसीआर में शामिल होने के पश्चात हम भी पिछड़े नहीं रहेंगे, हमें भी विकास का रास्ता दिखाई देगा, हम भी विकास से रूबरू होंगे। तो लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ, क्या हमारे क्या दर्शक जो है उनको इस बात का एक बारीकी से पता चले कि एनसीआर जो है क्या तो चीज है, किस जो इसका क्षेत्र है वो किस प्रकार से इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, किस एक्ट के तहत ये सब जो है बनाया गया था, बनाने का उद्देश्य क्या था, वो बेसिक जो चीजें हैं वो बताए ताकि हमारे दर्शकों को इस चीज का पता चले। जी। देखिए, कोई भी योजना या कोई भी नियम लागू करना होता है तो उसके लिए सरकार एक कानून तय करती है। जिस वक्त राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली का क्षेत्र है उसको डेवलप करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम कहा गया,
और 1985 में ये अधिनियम बना था, तो उसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1985। जी तो उसके पश्चात उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नियम के अनुसार जो जो योजना है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठकें हुई। फिर 89 में बोर्ड का गठन हुआ। जी 1989 में बोर्ड का गठन हुआ और बोर्ड के गठन के पश्चात तय हुआ कि भाई इसके विकास की जो जो योजनाएं क्रियान्वित करेगा वो बोर्ड के अंतर्गत होंगी। जी पहले शुरुआत में ये दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उस क्षेत्र में डेवलपमेंट जो हुआ वो इस बोर्ड की संस्तुति या योजनाओं के अंतर्गत हुआ। कालांतर में हर साल इसकी बैठकें होती रही, समीक्षाएं होती रही, योजनाओं में नए प्रारूप बनते रहे, नई नई बातें लागू भी होती रही कि भाई किस प्रकार डेवलपमेंट का ड्राफ्ट बनाया जाए। तो ये ड्राफ्टिंग करते करते 2005 में एक 20 वर्षीय आगामी 21 साल तक के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि भाई 2021 तक के लिए एक मास्टर प्लान बनाई जाए जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो जो क्षेत्र आते हैं उनका विकास का खाका तैयार हो, विकास का प्रारूप तैयार हो। जी तो उस वक्त रेवाड़ी जो रीजन है, रेवाड़ी जो जिला है, यहां तक की एक योजना बनाई गई थी। उसमें 2005 का जो 2021 के लिए ड्राफ्ट हुआ था उसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना प्रारूप 2021। तो 2021 का जो प्रारूप रखा गया था उसमें हरियाणा, हम हमारे क्षेत्र की बात करें तो रेवाड़ी तक का क्षेत्र उसमें लिया गया था। जी जिला रेवाड़ी तक का। यूं तो राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी ये है, दिल्ली, तो इन 3-4 राज्यों का एक बोर्ड है ये, जी जिसमें ये राज्य हिस्से हैं और उनके मुख्यमंत्री, उनके एलजी और चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी, ये कुल मिला के 21 सदस्य होते हैं इस बोर्ड के। 2005 में 2021 तक की योजना का एक ड्राफ्ट किया गया जिसे मास्टर प्लान कह सकते हैं आप, 21 तक का। जी उसमें रेवाड़ी तक की जो वर्तमान में डेवलपमेंट हो रही है, जो आप आज देख रहे हैं, चाहे बावड़ की डेवलपमेंट है, जैसे बावड़ में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ, रेवाड़ी का विकास हुआ, धारूहेड़ा का विकास हुआ, मानेसर का विकास हुआ, जितना जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राजधानी क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट का जो आप खाका देख रहे हैं, ये इसी योजना का ही देन है। जब रेवाड़ी जिले तक की योजनाएं बनी तो लगा कि भाई वास्तव में रेवाड़ी का डेवलपमेंट होगा और दिखने भी लगा था, क्योंकि काम जब योजना लागू होती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की भी शुरुआत होती है। परिणाम स्वरूप वो खाका जो जो दिखाई देने लगा विकास का, तो यहाँ के स्थानीय जो लीडर्स थे उनके दिमाग में भी चर्चा हुई कि क्यों ना महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी को शामिल किया जाए। उन्होंने अपनी तरफ से निवेदन किया होगा बोर्ड से, जी जैसा कि वो लोग कहते हैं। तो 2013 में गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस अधिसूचना में महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी को भी शामिल किया गया। ठीक है सर। तत्कालिक जो सांसद जो थी, जी जी, वो इस बात को कहती हैं कि ये हमने किया है, तो स्वाभाविक है कि भाई सरकार उनकी थी और जाहिरा तौर पे वो सांसद थी, तो निश्चित ही उनका प्रयास रहा होगा और तभी हमें मिला है। उसके पश्चात एक उम्मीद जगी थी कि जिस तरह रेवाड़ी जिले की डेवलपमेंट हो रही है, इस तरह महेंद्रगढ़ भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और उस पर विचार चलता रहा, बैठकें होती रही। तय हुआ कि अभी हरियाणा का पूरा खाका तैयार हो जाता है योजना के अंतर्गत, बोर्ड की जो क्षेत्र की संस्तुति है उसमें। 2015 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 2 जिले और जोड़े गए थे, जींद, करनाल। फिर एक मैग्नेटिक एरिया के रूप में अंबाला जिला को भी शामिल किया गया, ये 2018 में।
तो ये कह सकते हैं कि 2018 तक आते आते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो वास्तविक खाका था वो बन चुका था, वो एक तरह से अधिसूचित हो गया। अधिसूचित हो चुका था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के 14 जिले शामिल हो चुके थे, जिसमें ये तय हो गया था कि ये जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हिस्से होंगे। इनमें उसी तर्ज पर विकास होगा जो राष्ट्रीय राजधानी में होता है। ठीक है। तो उस वक्त 2018 के बाद जो 2021 तक का जो 3 साल का समय रहा, 2018 के पश्चात चूंकि हरियाणा के 14 जिले इसमें शामिल हो चुके थे, तो अब बोर्ड ने तय कर दिया था कि हरियाणा को भी 14 जिलों के रूप में एनसीआर ही माना जाए, और उसके जो नियम है वो एनसीआर के वो हरियाणा में भी धीरे धीरे लागू होना शुरू हो गए। उसी दौरान ये व्हीकल्स का जो नियम था ये हुआ। उसी दौरान पॉल्यूशन को लेकर जो भट्ठों के नियम थे वो बदले गए, लागू भी हुए। तो ऐसा लगा लोगों को, क्योंकि डेवलपमेंट के खाके के रूप में 21 तक नहीं था महेंद्रगढ़ जी, तो इसलिए योजनाएं तो यहाँ लागू होना स्वाभाविक नहीं थी। लेकिन जो एक्ट में शामिल हो गया, क्षेत्र में शामिल हो गया, तो स्वाभाविक तौर पे जो नियम थे वो नियम तो फॉलो करने ही होते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई एनसीआर से फायदा नहीं था, वो केवल और केवल वही लोग कह रहे हैं जो जिनके पास निजी वाहन है और जिनको 10 साल तक के बाद उनको बदलने का प्रावधान करना पड़ता है। तो ज्यादातर केवल वही लोग कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी सरकार की तरफ से नियम है कि उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। कुछ जो नियम है उनके अनुसार चल के वाहनों को एक्सटेंड किया जा सकता है। पर रही बात पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन तो जनजीवन के लिए आवश्यक होता है। उसमें भी अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जनजीवन के लिए नुकसानदेह होगा। बिल्कुल। तो एक तो आपका जो प्रश्न था, जो लोग कहते हैं कि भाई इससे फायदा नहीं है, तो केवल एकमात्र जो वाहनों वाले लोग हैं वो कहते हैं भाई फायदा नहीं है, उसके अनुसार ही लोग यस कर देते हैं, क्योंकि अभी तक खाके के अनुसार काम होना शुरू नहीं हुआ है। यानी कि जो ड्राफ्टिंग 2005 में की गई थी उसका कार्य जो महेंद्रगढ़ को शामिल 2018 में किया गया है। 2018 में पूरे हरियाणा का प्रारूप बनाया निर्धारित होगा। तो यानी कि जो 2005 में ड्राफ्टिंग हो चुकी थी उस समय महेंद्रगढ़ उसका हिस्सा नहीं था, और इसलिए जो विकास की अगर हम ज्यादा उम्मीदें करें तो वो संभव नहीं थी, क्योंकि 2021 तक के ढांचे में, प्रारूप में उस वक्त महेंद्रगढ़ नहीं था जी। और योजनाएं बना दी गई थी 2021 तक की, उन पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, तो स्वाभाविक है जो योजनाएं थी उन्हीं पर ही कार्य जारी होगा जी। अब एक उम्मीद जगी थी कि भाई 2021 तक का तो ठीक है, वो पहले वाले प्रारूप के आधार पर काम चल रहा है, तो काम उसी ढर्रे से चल रहा था। लेकिन 2021 के बाद अगले 2041 तक 20 साल में हमारे जिले का प्रारूप तय होना था, ढांचा तैयार होना था, इसकी योजनाएं बननी थी, इन योजनाओं के लिए बजट एलोकेट होने थे और विकास का रास्ता शुरू होना था। लेकिन अब जो आप बात कर रहे हो विकास के रास्ते की, तो लोग जो है उनको समझ यही चीज नहीं आती, क्योंकि जो जिस प्रकार से, क्योंकि 2005 में महेंद्रगढ़ शामिल नहीं था, आपने जैसा बताया ड्राफ्टिंग के अंदर, तो महेंद्रगढ़ को किस तरह का विकास इसके अंदर होने की आपको क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह का विकास हो सकता है इससे? एक तो मैं आपको बता दूं कि जो मौलिक अधिकार हैं संवैधानिक रूप से जी, मौलिक अधिकार में जो जो आवश्यकता की चीजें होती है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाजमी होनी थी, ये नियम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते ही शिक्षा का जी, स्वास्थ्य का, शुद्ध पेयजल का, कृषि का, ढांचागत यातायात का, यानी जितनी भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये लगभग 24 से अधिक हैं जितना मैंने अध्ययन किया है। लगभग 2 दर्जन से भी अधिक योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन यहाँ होना था जी। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हाईवेज जितने हैं, जो इस क्षेत्र से संबंधित हाईवेज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और एक जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है पानी जी,
इसमें तो एक बहुत अच्छा प्रावधान ये भी किया गया है कि भूजल स्तर के उठान के लिए, कृषि के पानी के लिए, इन व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए अगर यमुना से पूर्ति नहीं होती है तो देश की अन्य नदियों को भी जोड़ान किया जा सकता है। ये उस मास्टर प्लान की अगर जो बात हो रही है उसमें उसमें शामिल है। अगर महेंद्रगढ़ रहता है तो उसको आने वाले उसमें समय शामिल है। हाँ। फायदा होगा। जी जी। जी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर, क्योंकि यहाँ पानी जीवन रेखा के रूप में है, सबसे बड़ी समस्या के रूप में है, पानी का निदान अगर यहाँ हो जाता है तो एक तरह से बहुत सी दिक्कतें समाप्त हो जाती हैं। जी यहाँ तक कि रोजगार की दिक्कत भी समाप्त हो जाती है यहाँ पर। तो जो हमारी वास्तविक समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान इसमें था, जी लेकिन अब हम उससे महरूम रह गए। स्वाभाविक है, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर रहेंगे तो वो लाभ तो हम ले नहीं सकते। जी बिल्कुल। इसलिए मुझे लगा लगभग 10-12 रोज पहले, शायद पिछले मंगलवार को ये मीटिंग थी, तो जब मैंने ये ड्राफ्ट पढ़ा और ये उसका अध्ययन किया कि भाई जिला महेंद्रगढ़ बाहर रहा, तो मैं एकदम से सदमे में आ गया कि भाई पहली बात तो क्षेत्र के साथ काफी सालों से पक्षपात होता आ रहा है। जी जी जो विकास की बातें होती हैं वो विकास की बातें दक्षिणी हरियाणा को एक तरह से नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन एक उम्मीद थी कि कम से कम जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने के पश्चात यहाँ लागू होनी चाहिए थी, उनका तो हमें फायदा मिलेगा। जी हम कम से कम, मैं मेरे स्तर पे कह सकता हूँ, मुझसे भी ज्यादा बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इस पर विचार कर रहे हैं कि भाई जो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे पास साथ जो पक्षपात होता रहा है पहले भी आज भी, कम से कम एक थोड़ा सा सांत्वना तो मिलेगी। जी जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो विकास होगा उस तर्ज पे होगा तो हम एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब एक तो हरियाणा सरकार की जो सरकारें रही है पहले भी वर्तमान में भी पक्षपात होता रहा है जिला महेंद्रगढ़ के साथ, विशेषकर चाहे किसी भी क्षेत्र में हो जी, तो वो पक्षपात तो बरकरार आज भी है ही। आज भी वो पक्षपात दक्षिण हरियाणा के साथ बाकायदा, वो तो आप रोज देखते हैं, चाहे बाजरा की खरीद का है, चाहे आप डीएपी खाद की बिक्री का है, चाहे पानी के मामले में है, चाहे और भी अन्य जो योजनाएं हैं डेवलपमेंट की, जो ढांचागत विकास जो होना चाहिए, पक्षपात तो हो रहा है, ये तो आपको भी पता है। ये पूरा प्रदेश भी इस बात को जानता है कि भाई दक्षिणी हरियाणा के साथ वास्तव में ही अब पक्षपात मैं हो रहा है। यहाँ जो आप पक्षपात की बात कर रहे हो, तो जो पक्षपात हो रहा है कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी ये एक कमी कहेंगे हम, या जो है वो इस चीज को प्रॉपर तरीके से उठा नहीं पा रहे। देखिए, किसी को दोषी ठहराने की मेरी कभी आदत नहीं रही है, नहीं, एक लेकिन मैं एक बात मानता हूं जी कि जिम्मेदारी अगर आपको कोई दी जाती है, जनता जो अपेक्षा लेके करती है, जी, आपको उस अपेक्षा पे खरा उतरना चाहिए और काम करना चाहिए। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर उदाहरण दे देते हैं कि भाई मैंने ये गली बनवा दी, मैंने ये गली बनवा दी, तो मैं उनसे एक तो ये निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि आप जो करवा रहे हैं पहले तो आप एहसान ना ला दें। जी, ये एहसान नहीं है, आपके ऊपर जनता का इतना बड़ा एहसान है। एक सामान्य से व्यक्ति से आप लोगों को कुछ ना कुछ बनाया है, प्रतिनिधि, चाहे विधायक बनाया है, चाहे सांसद बनाया है। जी, जिंदगी में कभी सांसद या विधायक का ठप्पा आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वो आपको मिला है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैंने फलाने गांव में ये गली बनवा दी, तो वो एहसान नहीं है, वो आपके उत्तरदायित्व का एक मात्र छोटा सा अंश है। आप वो कीजिए जो लोगों की कल्पना से बाहर है, जी, क्योंकि लोगों ने आपको अतिरिक्त तौर पे जिम्मेदारी दी, आप विशेष हैं। आप विशेष हैं तो आपको वो करना चाहिए जो विशेष है। जी, लोगों की अपेक्षा के अनुरूप और वो अपेक्षा से थोड़ा ही रह जाते हैं, तो मैं समझता हूं आपको विचार करना चाहिए। जी। तो एनसीआर तो पे बात करते जी हैं हम जी कि जिस प्रकार से आपने जो मुद्दा उठाया और बहुत से सामाजिक लोग आए हैं, राजनीतिक लोग भी आए हैं, तो आप बहुत से लोगों से मिले हैं, आपने बहुत सी बैठकें भी इसके ऊपर की है, लोगों से भी आपने राय शुमारी की है। क्या कुछ लगता है कि लोगों की क्या कुछ राय है इसको लेकर?
देखिए, रायशुमारी करना तो मेरी आदत में शुमार है, क्योंकि आप कोई भी कदम उठाते हैं तो कम से कम लोगों से सलाह मशवरा करके करना चाहिए। और वो सलाह मशवरा अगर लोगों का है जी, एक आध ना भी हो सकता है, कोई उसमें जैसे 100 आदमी में अगर आपको 90 यस करते हैं, 10 ना भी कर देते हैं या चुप रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ड्रॉप कर देंगे। इस मामले में जो मैंने रायशुमारी ली तो उसमें लगभग 99% लोगों ने यस कहा, 1% भी वो रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि भी हम इसको समझ नहीं पाए हैं। जी, जी, तो 99% का मतलब तो 100% ही हो जाता है। मैंने जितनी भी अब तक मीटिंग्स की हैं उनमें सब ने ये कहा कि भी वास्तव में हमारे साथ अन्याय हुआ है। रही बात राजनीतिक लोगों की, तो राजनेताओं को तो ये मुद्दे उठाने चाहिए, जी, बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि ये राजनीति कर रहा है। मैं कहता हूं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पे ही तो निर्णय होते हैं। जी, वो लोग अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से उनके साथ हजारों लोग जुड़े हुए भी हैं। एक नेता अगर कोई मुद्दा उठाता है तो वो हजारों की आवाज होती है। तो अवश्य राजनेता लोगों को आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि ये उनके हित की भी बात है। पद आते जाते रहे, 5 साल कोई ज्यादा समय नहीं होता है। 5 साल के बाद फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है, तुमने ये आवाज क्यों नहीं उठाई। तो मैं तो कहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए कि हमारे जिले के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है। मैं जिस दिन मंत्री जी से मिला, सत्ता पक्ष के मंत्री हैं जी, उनके पास मैंने बात रखी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, राधेश्याम जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस बात की आपने गहराई से जानकारी दी और मैं मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखूंगा। अगर ये होता कि भाई सत्ता पक्ष के लोग पसंद नहीं करते हैं तो मुझसे मिलते भी नहीं। जाहिरा तौर पे उनके मन में भी ये बात तो है कि भाई जिले में काम होना चाहिए, और मैं ये कहता हूं कि उनको खुल के आना चाहिए। मैं करमबीर जी आपके माध्यम से सब साथियों को एक बात बताना चाहूंगा जी, कि आज जब हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि ये मुद्दा आपको सामान्य नजर आ रहा हो, लेकिन आप इसकी गहराई की कल्पना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उस 2 दर्जन योजनाओं से महरूम हो गए हैं जो आपको विश्व स्तरीय लाइन में ले जाने की दौड़ में ले जाते हैं। और 20 साल का समय थोड़ा नहीं होता है। जी, जी, कम से कम मेरी उम्र का अगर 20 साल निकल जाता है तो मैं कह नहीं सकता कि भाई 20 साल के पश्चात मैं यहाँ हूँगा भी नहीं हूँगा। 20 साल के पश्चात एक नई जनरेशन जवान होके आ जाती है, जी, बिल्कुल। और आज की जवान जनरेशन बूढ़ी हो जाती है। तो जो आज उसको विकास मिलना चाहिए वो 20 के बाद रिक्वेस्ट करेगी वो जनरेशन। तो एक उस जनरेशन के साथ हम कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जी, जो आज उसे विकास मिलना चाहिए वो 20 साल के बाद निवेदन करेगी, क्योंकि 20 साल तक तो कोई संभावना नहीं रहेगी इस प्रारूप के रूप, और 20 साल के बाद भी वो निवेदन करेगी कि हमें शामिल किया जाए। फिर उसका इंप्लीमेंटेशन 5, 10, 20 साल में पूरा होगा। तो आप अंदाजा लगाइए, 20 तो ये गए, 20 के बाद 5, 10, 20 वो साल और जोड़ लीजिए। आज का युवा 100% वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा। ये विकास आज जो पहुंचना चाहिए था वो वृद्धावस्था में पहुंच के आज का युवा है वो देख पाएगा जो हमें देखना चाहिए। जी। तो जिस प्रकार से गोमला जी आपने बात की कि 20 साल का लंबा समय निकल जाता है, लेकिन सर ये भी तो एक इसमें सच्चाई है ना कि जो अभी ड्राफ्टिंग की जो बात हो रही है, तो इसका तो फाइनल गजट नोटिफिकेशन वगैरह तो कुछ आया नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी इसका प्रारूप बना, और मैंने जो आवाज उठाई है वो जल्दी इसीलिए उठाई है कि लोग इस बात को समझ के आवाज उठानी शुरू कर दें, क्योंकि अभी ये केवल प्रारूप है, इसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती है जिनका निदान फिर बड़े सत्र पर ही संभव है। अभी तो वो बातें रोकी जा सकती हैं, रुक भी सकता है। और इसमें एक प्रावधान है जो एक्ट है उसकी धारा शायद 14 या 15 में है कि जो क्षेत्र शामिल किए जाने हैं उन क्षेत्रों को शामिल करने का निर्णय स्टेट पर होता है। जी, कितना क्षेत्र शामिल किया जाना चाहिए, कितना क्षेत्र शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि अभी इस प्रारूप के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2 जिले और शामिल करने की अनुशंसा की है,
तो ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैंने मंत्री जी को भी यही कहा है और मैं पत्र भी कल या परसों में लिखने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि समय रहते आप ये महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी पर एक तरह से एहसान कर दीजिए। हालांकि पहले से ये एनसीआर में शामिल है, आज ये टूट गया, इसको बहाल करने का एहसान कर दीजिए। आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक तरह से विकास का रास्ता तय करेंगे। तो ये मेरा निवेदन आपके माध्यम से लोगों से है कि भाई इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, आवाज़ बनाएं, ताकि प्रतिनिधि भी इस बात के लिए मजबूर हों कि भाई ये वास्तव में जिले के लिए बहुत नुकसान की बात। जी गोमला जी, काफ़ी चर्चा की इस विषय को लेकर। मैं अंत में बिल्कुल संक्षेप में आपसे जो है, जिस प्रकार से एनसीआर की बात होती है तो यहाँ के लोग इसकी एक कमी के रूप में देखते हैं कि हमारे वाहनों पर ये लागू हो गया। तो मैं आपसे एक संक्षिप्त में फिर से ये चाहूँगा कि इसके जो बेनिफिट हैं उनके ऊपर आप एक बार प्रकाश डाल दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ आए। देखिए, पहले तो मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वाहनों वाला जो नुकसान है वो नुकसान है ही नहीं जी, वो उनकी समझ का फेर है। आज जिसके पास गाड़ी है, भगवान करे वो अगर ये सारी 2 दर्जन से अधिक योजनाएं लागू हो जाती तो वो इतने आगे विकसित हो जाएगा कि गाड़ी के हेलीकॉप्टर खरीदे, वो भगवान करे जी, वो एक गाड़ी तक की सोच लेके क्यों चलता है। और फिर इसका प्रावधान भी है कि अगर आपकी गाड़ी 10 साल की हो जाती है, 10 साल का समय उसका पूरा हो जाता है, तो उसको आप कुछ नॉर्म्स पूरे करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि गाड़ी फिट है, फिटनेस उसकी उसको पास है, हाँ, तो आगे हो सकती है। उसको बढ़ाया जा सकता है। वो जो भाई जरूरी जो नॉर्म्स है वो तो पूरे करने, आपके शरीर के भी तो करने होते हैं। आपके शरीर में अगर विकार हो जाता है तो आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। तो इसी तरह वो है, आप कीजिए, सरकार उसके लिए कर रही है, आज भी कर रही है, हो रहे हैं, तो वो कोई नुकसान नहीं है जी। सिर्फ वो तात्कालिक और ना जानकारी की वजह से है। लेकिन इसके जो 2 दर्जन से अधिक फायदे हैं वो आज नहीं 1 या 2 साल के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे जी। जिसका एक नक्शा आप हाईवे के रूप में जो महेंद्रगढ़ में बन रहे हैं, ये एक नक्शा देख सकते हैं। जो सड़क तंत्र जिस प्रकार से बनाया जा रहा है जिले के अंदर, तो आप मानते हैं कि ये भी 148 बी तो इसी का हिस्सा है जी। 152D अभी निकाला गया है ग्रीन कॉरिडोर के रूप में बात करें, या फिर दिल्ली से जो बीकानेर का जो नारनौल अटेली होकर जो हाईवे निकल रहा है, नेशनल हाईवे 11 है, उसकी बात करें तो आप मानते हैं कि ये वो है ही एनसीआर का ही, वो है ही एनसीआर का जी। जो दिल्ली से मुंबई तक का जो कॉरिडोर बनाया गया वो एनसीआर का ही है। आप इसका अध्ययन करेंगे तो सारी बातें आपके सामने आएंगी। 148 बी जो जिला महेंद्रगढ़ में हाईवे है जी, वो 148 बी भी इसी का ही हिस्सा है। वो इसके जरिए एक बड़ी डेवलपमेंट होनी थी। जो रेल का जो रेल मार्ग का जो व्यवस्था होनी थी, मेट्रो की व्यवस्थाएं होनी थी, अन्य जो बड़े ढांचागत संस्थान यहाँ बनने थे, जी जी, वो सारे हमसे महरूम हो गए। यहाँ तक कि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत पानी, जी जी, जिसके लिए इसमें योजना है, अन्य नदियों तक को जोड़ने का प्रावधान है, तो उससे भी हम दूर होते जा रहे हैं। ये क्षेत्र के लिए कम से कम 2 दर्जन से अधिक योजनाएं हमसे छूटने जा रही हैं, जो हमारे ढांचे को, हमारे क्षेत्र को विश्व स्तरीय विकास की दौड़ में शामिल करता। मात्र वाहनों का नुकसान आप मत देखिए, हालांकि वो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि अगर क्षेत्र से बाहर हो गए तो हम जिस विकास की कल्पना करते हैं वो विकास नहीं हो पाएगा। आज हम जिस रूप में यहीं रहेंगे और इसी तरह घुमाए जाते रहेंगे। तो ये हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम गोमला जी थे, जिन्होंने एनसीआर पर, पूरे एनसीआर प्रकरण पर जो है उस पर अपने जो विचार रखे, पूरा बताया किस तरह से कि केवल अगर हम वाहनों की बात करते हैं, जिस तरह से एनसीआर क्षेत्र में जो वाहन है जिनकी वैधता 10 साल की है, उस वाहनों के अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा जिस प्रकार से 2 दर्जन से अधिक जो बेनिफिट हो यहाँ के क्षेत्र की जनता को, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, रेलवे की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर
विकास की जो चीजें हैं वो एनसीआर क्षेत्र का जब विकास होगा तो उसके अंदर ये सारे बेनिफिट यहाँ की जो पब्लिक है उनको मिलने वाले थे। गोमला जी, आपने जो समय दिया और जिस प्रकार से अपने जो विचार रखे, लोगों को समझाने का प्रयास किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार। नमस्कार। तो इस प्रकार से एनसीआर प्रकरण पर जिस प्रकार की जो चर्चाएं हैं उनको लेकर हमने चर्चा की है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।